प्रथम। हाँ बेटा, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का पहला सिनेरियो कराया था, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, और साथ में एसएलएम मेथड के साथ में हमने क्या बताया था, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए कि आप क्वेश्चंस करके देखना। तो कोई ऐसा जिसने क्वेश्चंस नहीं करे हैं मुझे पहले तो वो बताओ भाई। एनीवन हु हैज नॉट डन द क्वेश्चंस? सबने करे हैं? हाँ ईशा। सर आज ही करें। आज करे हैं तो कोई बात नहीं, हो गए ना। तो कोई ऐसा है जिसने क्वेश्चंस नहीं करे? तस्लीन, आराम, अवनी, क्वेश्चंस करें बेटा? यस सर। तस्लीन, तो आप लोगों का मेरे पास आंसर पीडीएफ नहीं आया बेटा, तो आंसर पीडीएफ भेजा करो भाई। ठीक है, जिन्होंने जब आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करने के बाद पीडीएफ बना के मुझे आंसर्स भेजो, तभी पता चलेगा ना। ईशा का आया हुआ है, तनीषा का आया हुआ है, सारे बच्चों का नहीं आया है। हाँ निशात। सर पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। कितना हुआ कितना नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, बाकी के मतलब 4 कितने जो थे वो क्वेश्चन नहीं हुए। कितने करे हैं? सर 6 क्वेश्चन। चलो खोल रहा हूँ साथ में। कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 to 6? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और मलाइका? सर मैंने कर लिया है, पर भेजे नहीं थे सर क्योंकि पीडीएफ में। तो बेटा भेज दिया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कैसे किया है, ठीक किया है, नहीं किया है ना। चलो कोई बात नहीं। तो सचिन आप भी कुछ कह रहे हो बेटा? सर एक्चुअली मेरा हो गया था, पर मैं भेज नहीं पाई थी क्योंकि आज सुबह से फीवर था। अच्छा, क्या हो गया तेरी तबीयत को, क्या हो गया भाई? सर पता नहीं, कोल्ड था फिर फीवर हो गया। पता नहीं 11th 12th में क्यों होती है चीजें हैं। ये 11th 12th पे बहुत होता है भाई, ध्यान रखो अपना। ठीक है, क्योंकि एक तो वैसे ही प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि 11th 12th में ज्यादा होता है, वैसे भी होता है। नॉर्मली उससे पहले भी कई बार कोल्ड और फीवर हुआ होगा, लेकिन पता नहीं 11th 12th में जाकर ना फील ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, तो टाइम थोड़ा कम होता है और सब चीजों के लिए। तो ये बीमार पड़ने के लिए भी टाइम कम हो जाता है हमारे लिए, तो फिर एकदम ज्यादा फील होता है, अरे यार हम बीमार पड़ रहे हैं, काम कैसे होगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ध्यान रखो। और थोड़ा बस ये ध्यान रखो कि 11th 12th पे थोड़ी सी जो बाहर का खाना पीना है, थोड़े गोलगप्पे कम करो, हाँ थोड़ी चाट पकौड़ी पापड़ी कम करो। जो खाना है वो घर में बनवाओ, मम्मी से कहो घर में बना दो भैया, ऐसे कुछ मत करो। ठीक है, तो अवॉइड करो। हाँ जी। तो गाइज आते हैं, जरा डिस्कस करते हैं आंसर्स पे। तो मैं एक एक करके तनीषा बेटा अपना हैंड रेस करो, आपके आंसर्स लिए हुए मैंने। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस को स्क्रॉल डाउन करूंगा, आंसर्स को स्क्रॉल डाउन करूंगा, और जहां पे भी दिक्कत हो मुझे बताते जाना, वो स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जहां भी जिसको दिक्कत हो प्लीज हैंड रेस करके मुझसे पूछ लेना। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ तो अपने को क्या नाम है, ये लेजर अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो ये तरीका क्वेश्चन नंबर 1 है। नहीं सर, ये क्वेश्चन 2 है, मैंने 2 है। इसका फॉर्मेट बना दिया था तो मैंने 2 कर दिया, अच्छा, फिर तो इसके 2 नीचे। पहले कर लिया, फिर 1 बाद में किया होगा, ठीक है कोई बात। हाँ, मैं समझ गया तेरी बात। तो भाई पहले वाले क्वेश्चन में अच्छा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ते ही शुरू मत हो जाना, अरे जैसे अभी तनीषा ने बना लिया था। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट का काम है तो है। ये तो हमारा अकाउंट बनेगा, नहीं जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या मांगा है पहले उस हिसाब से देखो। तो इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ 2 चीजें निकालनी थी, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन मैंने सिखाया था आपको कैसे निकालना है, और दूसरा क्या निकालना था, रेट। तो रेट और अमाउंट दोनों चीजें सीखी हुई है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेरी गुड तनीषा बेटा, हमेशा कभी भी क्वेश्चन करो ना फॉर्मूला जरूर लिखना। अगर आप बिना फॉर्मूला लिख के सिर्फ आंसर निकाल के आ जाओगे तो सॉरी यार, फिर मार्क्स कट जाएंगे, फिर मत कहना कि मार्क्स क्यों कट गए। तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखा करो, ये आदत डालना है। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू या इसकी जगह हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, एक ही बात है, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ बोलते हैं। लाइफ इन ईयर्स की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं, यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 12,000। और इसी तरह रेट का क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। बिल्कुल ठीक है, आंसर चेक करो बेटा सब लोग। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज हैंड रेस करना, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। जस्ट हाँ जी,
चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्सटिमेटेड परचेज द मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख एंड स्पेंट 50,000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो पहले यहाँ तक पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी की एंट्री करूंगा, 4 लाख की नहीं, 4,50,000 की। मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी? 4,50,000। जो डेप्रिसिएशन निकलेगा किस पे निकलेगा? 4,50,000। जो भी आपको याद होगा, हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जर्नल के टाइम से, कि जो भी आप एक्सपेंस इनकर करते हो ऑन परचेज ऑफ एसेट, वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। उसको हम अलग से नहीं दिखाते हैं, वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और डेप्रिसिएशन उस टोटल अमाउंट पे निकलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते थे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। तो यहाँ रेट नहीं दे रखा है, हमें डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट। दोनों काम करने हैं, अमाउंट भी निकालना है 3 साल के लिए, फिर अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, आगे पढ़ो क्या लिखा है लास्ट लाइन, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इसमें क्या बात है भाई? है भाई, इसमें क्या नई बात है? हमें तो पता है कि फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, अप्रैल टू मार्च। लेकिन नई बात हो सकती है, क्या हो सकती है? क्वेश्चन बोल सकता है द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, बोल सकता है। आया कोई ऐसा क्वेश्चन? बाय द वे मेरे को तो पता नहीं, अभी आया क्या तनीषा अभी तक ऐसा क्वेश्चन? आया कोई? बताओ भाई। कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें 31 दिसंबर बोला हो? अच्छी बच गए, अच्छी बात है। लेकिन आगे ध्यान रखना भैया, ये आ सकता है भाई। ऐसे कैसे हो सकता है 31 दिसंबर हमारी बुक्स क्लोज हो रही है? ये कैसे हो सकता है? हमने तो साल कैसे पढ़ा है भाई? हमने तो साल अप्रैल टू मार्च पढ़ा है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 अप्रैल 2016 को शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2017 को खत्म होगा भाई। फाइनेंशियल ईयर तो यही सीखा है ना हमने। हाँ, तो नॉर्मली इंडिया में यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, लेकिन इंडिया के बाहर, यानी कि लेट्स से अगर मैं यूएस, यूके, इन कंट्रीज की बात करूं, यूके में भी वैसे कैलेंडर ईयर ही होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पर कई कंट्रीज में, सॉरी फाइनेंशियल ईयर ही होता है। यूके में भी फाइनेंशियल ईयर होता है, पर कई कंट्रीज में कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और कई जगहों में क्या होता है? कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट, यानी 1 जनवरी से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल 2016 की बात करें तो ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2016। क्लियर हुआ? जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म। तो कई जगहों पे ये वाला भी कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कैलेंडर ईयर का, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडिया में भी काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी है ना यार, कि जो फॉरेन कंपनीज है इंडिया में भी काम कर रही है। अब उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो इंडिया में अलग साल फॉलो करें और वहां पे अलग साल फॉलो करें। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो उन लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा ये। तो ऐसे केस में क्या होता है, उन लोगों को स्पेशली अलाउड होता है कि आप यहाँ भी कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि अगर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, यानी 31 दिसंबर अगर ईयर एंड हो रहा है, तो कैसे करेंगे? समझ आई मेरी बात? क्लियर है? तो हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी। इसको नोट कर लो तनिषा, ये वाला पॉइंट कि अगर कैलेंडर ईयर होता 31 दिसंबर होता तो कैसे करते, ये भी डिस्कस कर लेंगे। उसमें क्या फर्क आएगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे केस में किस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा। आगे चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ने ये बोला, इसके बाद देखें जरा, सबसे पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं भैया कितना होगा। तो फॉर्मूला तो सेम ही है भाई। अगेन फॉर्मूला लिखना है बेटा, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा आपकी बार, पहली बार अच्छा काम किया, सेकंड टाइम गायब हो गया, तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो। क्या आ जाएगा आपका? जो भी कॉस्ट है 4 लाख प्लस जितना आपने और इनकर किया फॉर परचेज ऑफ दिस एसेट 50,000, टोटल कॉस्ट हो गई 4,50,000। 50 स्क्रैप वैल्यू माइनस हुआ और नंबर ऑफ ईयर्स 10 हो गए, तो आपका आंसर आ गया 40,000 पर एनम। 40,000 रुपए ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन मैं जरा रन थ्रू करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ किस तरीके से प्रेजेंट करना है, फिर हम सिर्फ डाउट्स पे फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट लिखा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आ गया। देन उसके बाद सबसे पहली एंट्री आपकी क्या हुई? आपने जो खरीदा है, तो आपने टोटल वैसे तो 4,50,000 का खरीदा है, तो आप चाहो तो इसकी 2 अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, अदरवाइज 2 बैग इकट्ठा भी कर सकते थे, 4,50,000, और नीचे ब्रैकेट में ऐसे दिखा दो 4 लाख प्लस 50,000, क्योंकि एंट्री तो सेम डे पे ही हो रही है और सेम ही उससे हो रही है, 2 बैंक से ही हो रही है, दोनों चीजें बैंक से पे करी है ना। तो हम इकट्ठा भी कर सकते थे, एक साथ 2 बैंक क्लिक करके
4,50,000 भी कर सकते, तो ये भी सही है, वो भी सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो ये अभी टिक कर देते हैं, ये ठीक हो गया बेटा। 1 अप्रैल को खरीदी थी, अब हमने 1 अप्रैल को खरीद ली, इस साल में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, साल के एंड में क्या होगा? डेप्रिसिएशन। साल के एंड में क्लोज नहीं करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन। अब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम करते थे रेट से मल्टीप्लाई करके, वो ऑलरेडी ये निकला हुआ है पूरे साल का, इसको ऑलरेडी डब्बे में हमने डाल दिया 40,000 रुपए। ठीक है, तो इस पूरे साल का 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर हमने ये क्लोज किया, ये टोटल आया, देन क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ आ गया बेटा, फिर दोबारा 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, देन अगेन टोटल यहाँ लिखा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फॉलो करो मैं किस तरह से बता रहा हूँ। फिर ये यहाँ आ गया बैलेंस, देन उसके बाद अगेन डेप्रिसिएशन 40,000 का, टोटल एंड देन बैलेंस। क्लियर हुआ गाइस कैसे किया? 3 साल का बोला था तो 3 साल का हमने इस तरीके से बना लिया। डेप्रिसिएशन जो एक बार निकाला था 40,000, वही हर साल हमारा यूज हो गया, क्योंकि ये SLM मेथड। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? हाँ निशाद पूछो बेटा। सर ये जो बैलेंस आया है 1 अप्रैल 2020 का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो गलत लिख दिया, गलती से। ये 3,70,000 आएगा। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। चलो क्लियर हो गया बेटा? तनीषा करेक्ट कर लेना बेटा, ये गलती समझ आ गई? हाँ जी, तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये पहले 2 क्वेश्चन तो सिंपल से थे, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है। मैं एक बार पहले क्वेश्चन देख रहा हूँ, तब तक आप जरा अपना आंसर मैच कर सकते हो। देखो आपके सामने है, यहाँ पे एक से ज्यादा मशीन फर्नीचर है, तो यहाँ फर्नीचर कौन बन जाएगा? और एक से ज्यादा फर्नीचर आपने खरीदे हैं, देखिए जरा। 1 अप्रैल को खरीदा, फिर क्या करा, इसकी लाइफ बता रखी है, फिर एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2018, फिर 1 अक्टूबर को भी खरीदा, उसका अलग रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, लाइफ नहीं बता रखी, लाइफ मान के चलेंगे फिर सेम ही है ना। यूजफुल लाइफ के सारे फर्नीचर का सेम ही मान के चलो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगेन अभी इन क्वेश्चंस में क्या है बेटा, आपको रेट नहीं दे रखा है, आपको खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला जो हमने सीखा था उसके हिसाब से आपको निकालना। ठीक है, आपने निकाला है बेटा नीचे तनीषा? यस सर। हाँ जी, तो जरा देखें फॉर्मूला क्या है बेटा। सबसे पहले जो भी अमाउंट है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू एक ही है, तो 55 माइनस 5 अपॉन में 10। थोड़ा सा विजिबल कम है तो मैं यहाँ इसको ठीक कर देता हूँ। 55,000 माइनस 5,000 अपॉन में 10, तो ये आपका आ गया 5,000 पर मंथ। दिस इज फॉर द कंप्लीट ईयर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दे रखा है 9,500, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 500। ये समझ आया कि 500 इसकी क्यों है? जब रिस्पेक्टिवली लिखा होता है तो पता है ना कि 2 फिगर्स लिखी थी 9,500 और 8,400, और रेजिडुअल वैल्यू 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, जो पहली वाली फिगर लिखी है वो पहले वाली फर्नीचर के लिए है, जो दूसरी फिगर लिखी है वो दूसरे फर्नीचर के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो 9,500 है उसकी 500 है, और जो 8,400 है उसके लिए 400 है स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? तो अगेन फॉर्मूला सारा सेम। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो हमारी यूजफुल लाइफ है जो पहले वाले फर्नीचर की थी वही आगे बाकी फर्नीचर की भी यूजफुल लाइफ सेम ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 900 पर मंथ, सॉरी पर एनम, और यहाँ आ गया कितना 800 पर एनम। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस सबको? अगेन इसको डब्बे में डाल देते हैं। क्लियर है? तो कैलकुलेशन तो समझ आ गई कैसे करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2017 को खरीदा है, तो 1 अप्रैल 2017 को एंट्री होगी। अब मैंने तरीका 2 बताए थे, 2017 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्लिक कर, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, जो आपको कंफर्टेबल चल रहा है आप वैसे यूज कर सकते हो। बस ये याद रखना कि जब आप यहाँ 31 मार्च पे आओगे, अगर यहाँ 2017 है तो यहाँ 2018 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है पता चला दोनों जगह 2017 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये केयरफुल रहना पड़ता है इस तरीके से लिखने में। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फर्नीचर खरीदा 55,000 का, तो आपकी वो एंट्री आ गई बेटा 55,000 की। फिर उसके बाद इस साल में क्या कोई और एंट्री है? अब आपको करना कैसे होता है, चेक करा करो ये साल कब खत्म होगा। 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ है तो 31/3/2018 को होगा। तो यू हैव टू सी इन द क्वेश्चन में चेक करो, क्या 31 मार्च 2018 से पहले कोई और ट्रांजेक्शन है क्या? समझ आ रहा है?
ये चीज मैंने जानबूझ करके आपको क्वेश्चन पहले खुद करने के लिए दिए थे, इसीलिए कि जिन किन बच्चों को समझ में आएगा ये वाला पॉइंट और किसको नहीं आएगा। तो किसी को डिफिकल्टी फेस हुई थी ऑनेस्टली बताओ कि ये वाला समझने में कि कौन सा किस साल में आएगा? ये क्लियर हो गया था भव्या? समझ में आ गया था ये कैसे करना है बेटा? तो अगर किसी को डिफिकल्टी फेस हो रही है तो बताना मेरे को, ठीक है? अभी मैं दोबारा से ये क्लियर कर रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो कई बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा कौन सी एंट्री किस वाले साल में जाएगी। तो सिंपल सा देखो, 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ है तो साल का कब खत्म होगा? 31 मार्च 2018। तो कोई भी ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2018 से पहले की है तो वो इसी साल में आएगी, वरना वो आगे आएगी अगले सालों में। ठीक है, क्लियर? तो आप जरूर ऐसे चेक करा करो कि 31 मार्च 2018 तक कोई और एंट्री है क्या, कोई और परचेज किया है क्या, कुछ और सेल किया है, नहीं किया, खत्म, आगे बढ़ते। तो फिर आगे क्या होगा? साल के एंड में डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी थी तो पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। फिर ये बैलेंस आ गया, बैलेंस इधर आ गया, अब आ गया हम अगले साल, यानी 1 अप्रैल 2018। अब ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 को। तो देखिए जरा, 31 मार्च 2019 से पहले कोई ट्रांजेक्शन है? हाँ जी, 1 अप्रैल 2018 को ही है, यानी साल के शुरू में ही है। एक तो ये हो गई। अगला देखें जरा, 1 अक्टूबर 2020। अरे ये तो बहुत दूर है, हाँ ये तो बाद में, अगले साल में, इसमें नहीं आएगा। 31 मार्च 2019 के बाद है, तो ये इस साल में तो फॉल नहीं करा भाई। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस साल में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आएगी जो आपने खरीदी है, आपने उसकी एंट्री कर दी, 9,500 की आपने खरीदी टू बैंक के नाम से। फिर साल के एंड में क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। अब दोनों का अलग अलग दिखाएंगे, F1 का अलग और F2 का अलग। और क्योंकि दोनों ही 1 अप्रैल को खरीदी हुई थी, एक तो पुरानी चली आ रही है, उस पर तो वैसे भी पूरे साल का ही लगना था, और एक आपने इसी साल में जो खरीदी वो भी आपने 1 अप्रैल को खरीदी है तो पूरे साल का लगेगा, तो वो भी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। समझ आया? क्लियर हो गया? ये याद रखना है, फर्स्ट ईयर में यानी ईयर ऑफ परचेज में और ईयर ऑफ सेल में ये खतरनाक होती है चीज। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालना होता है, पूरे साल का जरूरत नहीं होती। तो ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में खास करके ध्यान रखना है, ठीक है? कि हो सकता है आपका 1 साल से कम का डेप्रिसिएशन निकले। और बेटा इसके नीचे लाइन डाला करो कभी भी तनिषा, बेटा आप टोटल करते हो ना, तो जैसे 5,000 और 900 इसके नीचे लाइन आएगी, इसी तरह से इसके नीचे भी लाइन आएगी, ठीक है? तो जहां भी आपका टोटल बाहर आउटर कॉलम में आ रहा है तो उसके नीचे साइड में लाइन डाला, ठीक? तो आपका ये आ गया। अब इसके बाद बैलेंस कैसे आया? पहले वाले का बैलेंस आएगा 50,000 माइनस 5,000 विच इज 45,000। फिर अगले वाले का 9,500 माइनस 900 विच इज 8,800। क्लियर हुआ गाइस? समझ आ गया? हाँ जी। तो इसी तरीके से अगले साल पे आ गए। अगला साल 2019 में शुरू हुआ, खत्म होगा मार्च 2020। हमने कब खरीदी अगली मशीन? अक्टूबर 2020। तो मार्च 2020 के भी आगे आ गई, यानी इस साल में भी फॉल नहीं करा। कब करेगा? इससे अगले साल में। तो अपने को इस साल का भी बनाना है, फिर इससे अगले साल का भी। तो इस साल में कोई एसेट नहीं खरीदा, तो सिर्फ जो एसेट का बैलेंस आया वो ले लिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का अगेन, देन उसके बाद बैलेंस निकाला। ये बैलेंस अगले साल में यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बात करते हैं कौन सा साल आ गया? 1 अप्रैल 2020 जो कि खत्म होगा 31 मार्च 2021। अब ये ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे कवर हो गई 1 अक्टूबर 2020। वो इस साल में फॉल कर रही है, तो आपने इसको यहाँ पे मशीन जो भी आपने फर्नीचर है उसको यहाँ पे दिखा दिया, खरीदा हमने। कौन सा है ये? 1 अक्टूबर को। तो 1/10 को आपने खरीदने की एंट्री कर दी। अब साल के एंड में आपने डेप्रिसिएशन लगाया। F1 और F2 पे तो पूरे साल का आएगा, यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, ये तो पूरे साल यूज हुई है, पुरानी चली आ रही है। F3 जो आपने खरीदी है उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट लगेगा। कितना? 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक। तो कितने महीने हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 6 महीने का। आपने ऑलरेडी ये पूरे साल का निकाला था 800 रुपए, तो 6 महीने का इंटू 6/12 यानी 400 रुपए। नीचे यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है तनीषा ने, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? ठीक है भाई। तो 400 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने लगाया, फिर बैलेंस निकाल दिया, और ये बैलेंस कैरिड डाउन नीचे यहाँ आ जाएगा, फिर आपका खत्म। बैलेंस नहीं लिखा बेटा तनीषा आपने, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई डाउट? थम्स अप करके बताओ जल्दी से। हाँ जी स्निग्धा बताओ बेटा। सर ये जो लास्ट वाला डेप्रिसिएशन है ये मेरा 6300 आ रहा है। ओके चेक करो जरा, क्या इसमें टोटल चेक करो, क्योंकि आई थिंक पहले इसने 800 लिखा था, है ना? तो 63 ही आएगा आई थिंक। ये टोटल करेक्ट नहीं किया तनीषा आपने। देखो जब भी कोई गलती करेक्ट करते हो तो टोटल जरूर चेक कर लिया करो कि टोटल में तो गड़बड़ नहीं रह गई। पिछली बार भी देखो आपने करेक्शन करी थी तो टोटलिंग में रह गया था, है ना? तो अब आप यहाँ पे आपने 800 लिखा था पहले, 400 होगा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? क्लियर है?
5,900 प्लस 400 6,300। क्लियर हो गया बेटा? करेक्शंस करते रहो साथ साथ। हाँ सस्लीन बताओ बेटा। सर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड दोनों का मतलब सेम है? बिल्कुल सेम है बेटा, मैंने लिख के नहीं दिखाया क्या नाम अभी अलग अलग? नो सर। तो जरा लिख लेते हैं यार, ये लो, ये मैंने अभी उस समय लिख के दिखाए नहीं, मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगा। ये लो पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को किस किस नाम से बुलाते हैं, और आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। आप अगर बुक में आओगे, जहाँ ये शुरू हो रहा होगा ना बेटा, मेथड्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ये देखो पेज नंबर 15.9 पे आओ बेटा, पेज नंबर 15.9 देखो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है? पहला लिखा है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो क्या क्या नाम है इसके? देखो एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम, ये तो आम भाषा में हम इसको यही बुलाते हैं। इसके अलावा और क्या नाम है? एसएलएम की जगह इसको बुला सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और एक और नाम क्या है? पहला नाम क्या लिखा है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और इसी तरीके से डब्ल्यूडीवी को और किस नाम से बुला सकते हैं? डब्ल्यूडीवी को बुला सकते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? फिक्स्ड परसेंट किस पे? ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन बैलेंस। ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लो बेटा जहां पे आपने इसके नाम लिखे थे। ठीक है, देखो भाई, हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसका फिक्स्ड अमाउंट सेम रहता है, जो हमने एक साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चलेगा, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोल दिया। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट हो गया अगला, क्यों? क्योंकि हर साल उसका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, जो डब्ल्यूडीवी निकलेगी उसके ऊपर निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरा नाम क्या लिखा है बेटा इसका? फिक्स्ड परसेंटेज किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे आपका सेम ये परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज लगता रहेगा हर साल। और जो दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसका क्या लिखा है? फिक्स परसेंटेज किस पे? डिमिनिशिंग बैलेंस पे, यानी जो बैलेंस कम होता आ रहा है, डिमिनिशिंग मतलब जो रिड्यूसिंग बैलेंस है जो कम होता हुआ आ रहा है, उस पे आप परसेंटेज लगाओ। क्लियर हुआ? समझ आई बात? तो सस्लीन बेटा ये दो नाम और है, मैंने उस समय आपको बोला था पहले मैं करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद लिखवाऊंगा, लिखवाना रह गया तो अब आपने याद दिला दिया, वेरी गुड। तो ये दो नाम और साथ में लिख लेना बेटा, इन नामों को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में खासकर की 1 मार्कर जो कि इस साल आएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ आ रहा है? क्लियर? या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, लिख दिया व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, और एक नन ऑफ द अबव। ऐसे कुछ भी आ सकता है ना यार इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना कि किसका क्या नाम है। चले आगे, एनी अदर डाउट? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब मुझे बताओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट? अब मैं पूरा पूरा नहीं डिस्कस कर रहा, अब आपने मुझे बताना है बेटा किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। ठीक है, तो बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट बेटा? मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ जरा साथ में। हाँ जी, थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो, अगर कोई डाउट नहीं है, आंसर मैच कर रहा है तो फिर मुझे थम्स अप करके बताओ, एंड इफ देयर इज अ डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी स्निग्धा बताओ बेटा। सर गलती से वो फर्स्ट वाले डेप्रिसिएशन में 7,000 लिख दिया, 6,000 होगा। अच्छा ये टोटल, यहाँ तो टोटलिंग की बड़ी गड़बड़ कर रही है यार तनीषा, फिर तेरा आंसर मैच कैसे कर जाता है भाई? अगर 7,000 लिखा है तो नीचे 64 कैसे आ गया? 63,000 आना चाहिए। तूने इन दोनों को टोटल करके लिखा होगा, तो टोटलिंग देख रही है तो टोटलिंग में बेटा बहुत गड़बड़ हो रही है, टोटलिंग का ध्यान रख। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? अब देखो ये अनफॉर्चुनेटली एक ये प्रॉब्लम भी होती है, कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है अकाउंट्स के अंदर। अब गलती मैथमेटिक्स की हो रही है लेकिन दोष अकाउंट्स को जाएगा, मार्क्स तो अकाउंट्स पे कम रह गया। हाँ थोड़ा सा भैया ये बेसिक ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर?
इन चीजों का ध्यान रखो बेटा। हाँ जी, चलें आगे। और कोई चीज बेटा फोर्थ क्वेश्चन में एक बार पढ़ लूं जल्दी से क्या लिखा है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बता दूं। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर। तो भैया ये 10,000 रुपए अभी लगाए हैं खरीदते वक्त ही, तो इसलिए 10,000 रुपए इसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट मानी जाएगी 50,000। अगेन आप चाहें तो जैसे अब यहाँ आपने एक सिंगल एंट्री कर दी, या फिर जैसे दो अलग अलग लिख रहे थे, टू बैंक दो अलग अलग भी लिख सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन यू कैसे भी कर सकते। फिर उसके बाद क्या है, परचेज एडिशनल न्यू मशीनरी 20,000। ये तो आपने खरीदी, इसकी भी एंट्री होगी, यहाँ पे आएगा, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन जो ये वाला रिपेयर है, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीन 3,000, ये इसका क्या होगा भाई? ये कहाँ गया तनिषा? ये कहाँ गया बेटा? रिपेयर एंड रिन्यूअल ₹3,000। सर ये लिखना भूल गई मैं। तो ये कहाँ आना चाहिए? सर ये रिपेयर अकाउंट टू रिपेयर। कहाँ नहीं लिखो? इसमें तो बता। हाँ ये नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं सर क्योंकि ये कैश में जाएगा। यस हाँ, सोच कोई बात नहीं, तू थोड़ा सही बोल रही है, थोड़ा गलत बोल रही है। इसमें तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, इसमें नहीं आएगा, पर इसमें क्यों नहीं आएगा? और यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एंट्री क्या होगी सोच के बताओ। सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, रिपेयर टू कैश। सर इसमें मशीन तो कहीं आया ही नहीं। जब हम मशीनरी टू कैश या मशीनरी टू बैंक कर रहे होते तभी तो यहाँ आता ना। जो ऊपर वाला रिपेयर था वो तो आपने उसी समय करा जिस समय आपने मशीन खरीदी। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो उसमें आप रिपेयर अकाउंट अलग से डेबिट नहीं कर रहे हो, उसमें तो आप क्या कर रहे हो, मशीनरी टू कैश ही कर रहे हो। समझ आया सबको? जो ऊपर वाली एंट्री है 1 अप्रैल 2020। लेकिन जो ये वाला रिपेयर है ये खरीदते वक्त नहीं हुआ, ये तो बाद में नॉर्मल रिपेयर है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ लेके जाओगे? रिपेयर अकाउंट में। तो जब ये रिपेयर टू कैश या रिपेयर टू बैंक होगा तो मशीन अकाउंट में क्यों आएगा? और फिर इसको हम क्यों कंसीडर करेंगे कॉस्ट के लिए? समझ आई बात? ठीक, तो ये नॉर्मल रिपेयर है बेटा। आगे चलते हैं, ये गलतियां होती हैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये स्पेसिफिक पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, और इसमें देखो जरा, बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है तो चेक करो अपना अपना आंसर। और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है। एसेट वाज परचेज, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, 10 साल का लाइफ है। अगेन रेट नहीं दे रखा तो आपको अमाउंट निकालना है पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। द एसेट वाज सोल्ड फॉर 600, ओके, सेल का आ गया ट्रांजेक्शन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा ये बताना है। नेट बुक वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। अरे तो इसमें तो अपने को वो बनाना ही नहीं था तनिषा, इसमें तो अपने को अकाउंट बनाना नहीं था। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने लेजर अकाउंट बनाने को बोला है क्या? नो सर। तो फिर हमें जरूरत नहीं थी बेटा। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे मैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है बेटा? कॉस्ट ऑफ एसेट 10,500 प्लस 500, नहीं सॉरी ये तो स्क्रैप वैल्यू। 10,500 कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 500, और यूजफुल लाइफ है हमारे पास 10 ईयर्स। तो यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,500 माइनस 500 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 1,000 पर एनम। सही निकाला है मैंने? हर साल का डेप्रिसिएशन 1,000 पर एनम। अब हमने ये खरीदी कब थी बेटा? 1 अप्रैल 2014 को। तो कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2014 इज 10,500। और हमने ये बेची कब है बेटा? हमने बेची है 31 मार्च 2021 को, 2021 को जाकर के, इतने सालों बाद। अब देखो आपने इतने सारे सालों का ये बनाया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं थी, आपने बनाया। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा, आपने जो आंसर निकाला है आपका मैच कर रहा होगा बेटा तनिषा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन ने नहीं बोला था बनाने के लिए, तो फिर अननेसेसरी मैं इतना लंबा सारा काम करूंगा, बार बार बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन ये सब लिखूंगा। उसकी जगह दूसरा तरीका क्या है, हम इसको वर्किंग की तरह बना सकते थे ऐसे। आपने सबसे पहले कॉस्ट लिखा माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ भी दो तरीके हैं, ध्यान देना जरा। एक तरीका तो क्या है, हर साल का डेप्रिसिएशन लगाऊं, 2014-15 का लगाऊं। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2015। फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाऊं 2015-16 का। आ रही है बात समझ में? 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, कब बेचा हमने ये? 21। तो 20, 21 तक का पहले डेप्रिसिएशन एक एक साल का ऐसे लगाऊं, ये भी बड़ा लंबा हो जाएगा यार।
तो इसका भी कोई शॉर्टकट है क्या? है। एसएलएम में है, डब्ल्यूडीवी में ही है। डब्ल्यूडीवी में तो पूरा ही निकालना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि हर बार डेप्रिसिएशन नई वैल्यू पे निकलता है। एसएलएम में तो एक साथ आप निकाल सकते हो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे बार बार यहाँ ऐसे लिखने की जगह हम सीधा यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन 2014 से लेकर के 2021 है 21। ठीक है, समझ आया मेरी बात? तो हम एक साथ इतने सालों का डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा। एक साल का डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज है। ठीक है, आपने 1 अप्रैल 2014 को खरीदी थी तो 2014-15 में भी पूरा साल का लगेगा भाई। प्रोपोर्शनेट का चक्कर नहीं पड़ा। अगर होता तो फिर प्रोपोर्शनेटली लिखते 14-15 का। तो 14-15 का भी पूरा हुआ। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। 20-21 जिस साल में बेचा उस साल में भी पूरा लग रहा है क्योंकि 31 मार्च 2021 को बेचा है। क्लियर है? तो कितने साल हो गए तनिषा? करो भाई, काउंट करो मेरे साथ साथ। 14-15 से शुरू करो। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। ठीक है, तो 20-21 तक होगा तो 31 मार्च 21 तक हो गया ना बेटा, यानी 7 साल हो गए। तो 7 इयर्स का डेप्रिसिएशन 7000। आर यू विद मी? हर साल यहाँ तो एसएलएम बेसिस में तो सेम ही डेप्रिसिएशन लग रहा है ना भाई। और हमारे लिए और आसान हो गया क्योंकि जिस साल में खरीदा जिस साल में बेचा उस साल में भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा था, प्रोपोर्शनेटली नहीं लग रहा था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 3500। ये हमारी क्या हो गई? बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च कौन सा? 2021 का 31 मार्च 2021 का बुक वैल्यू आ गया क्योंकि आपने 31 मार्च 2021 तक का पूरा डेप्रिसिएशन लगाया है। जस्ट हाँ जी, क्लियर हुआ गाइस? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?